नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 16 दिसंबर 2025 की कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें और रिपोर्ट्स हैं और आज हम एक अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अर्थव्यवस्था से कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो यूं कहिए कि राहत की सांस देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसी के लेवल पर कुछ इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों कहानियां एक ही दिशा में जा रही हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आज के हमारे स्रोतों में अर्थव्यवस्था की सेहत, कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं विवादास्पद बिल, सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी और हाँ, विज्ञान की दुनिया की कुछ बड़ी खबरें भी शामिल हैं। जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखेंगे तो देश की एक बहुत ही जटिल और कई परतों वाली तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल। तो चलिए इसे जरा ब्रेक डाउन करते हैं। शुरू करते हैं इकोनॉमी से, जहां से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर है व्यापार घाटे को लेकर। नवंबर में भारत का व्यापार घाटा 61% घटकर $6.6 बिलियन रह गया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और ये सिर्फ एक हेडलाइन नंबर नहीं है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं जो असल कहानी बताती हैं। पहली, हमारा माल निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वो 19.4% बढ़ा है, जो नवंबर महीने के लिए पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। और इसमें भी खास बात यह है कि अमेरिका को होने वाले निर्यात में 22.6% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। एक मिनट, और दूसरी वजह तो और भी चौंकाने वाली है। सोने के आयात में लगभग 60% की कमी आई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लोग अचानक सोना कम खरीद रहे हैं या सरकार ने कोई टैक्स वगैरह बढ़ा दिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोने का आयात कम होना दो तीन चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। एक, हो सकता है कि लोग अब सोने में निवेश करने के बजाय दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हों। दूसरा, ये भी हो सकता है कि सरकार की कुछ नीतियों ने सोने के आयात को हतोत्साहित किया हो। लेकिन इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इकोनॉमी से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। नवंबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% पर आ गई है, जो 7 महीनों में सबसे कम है। लेकिन मुझे जो आंकड़ा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR का। ये बढ़कर 55.8% हो गया है। और ये बढ़ोतरी कहाँ से आ रही है, ये समझना सबसे जरूरी है। शहरी LFPR तो असल में थोड़ा गिरा है। ये पूरी की पूरी बढ़त वो ग्रामीण इलाकों से आ रही है। और इसमें भी जो असल कहानी छिपी है वो है ग्रामीण महिलाओं की। हाँ, मैंने भी ये नोट किया। ग्रामीण महिला LFPR जून में 35.2% था, जो अब बढ़कर 39.7% हो गया है। ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल, ये सिर्फ नौकरियों का आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव का संकेत है। इसका मतलब है कि ग्रामीण भारत में ज्यादा महिलाएं अब काम करने या काम ढूंढने के लिए वर्कफोर्स में शामिल हो रही हैं। ये अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा और एक नई मांग पैदा कर सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े तो काफी उम्मीद जगाते हैं। लेकिन अब उस दूसरी कहानी पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, बड़े नीतिगत बदलाव। और इसकी शुरुआत भी ग्रामीण भारत से ही हो रही है। हाँ, सरकार मनरेगा को बदलने के लिए एक नया बिल ला रही है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। इस बिल के नाम में विकसित भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये सिर्फ एक नाम है या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। हम देखेंगे कि यही विकसित भारत 2047 का विजन परमाणु ऊर्जा और शिक्षा से जुड़े दूसरे बिलों में भी दिखाई देगा। सरकार हर बड़े नीतिगत बदलाव को इस एक लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बिल में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इसके काम करने के तरीके को ही बदल देगा। यह योजना को मांग संचालित से आपूर्ति संचालित बना रहा है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे। मांग से आपूर्ति पर जाने का क्या मतलब है? मांग संचालित का मतलब था कि मनरेगा एक अधिकार था। अगर कोई मजदूर काम मांगता था तो सरकार को उसे काम देना एक कानूनी बाध्यता थी, एक बॉटम अप अप्रोच था। लेकिन आपूर्ति संचालित का मतलब है कि अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा और योजना कहां लागू होगी। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिससे केंद्र का नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा अगर राज्यों पर 40% का वित्तीय बोझ डाल दिया गया है? पहले तो ये सिर्फ 10% था। क्या राज्य इसे लागू करने के लिए तैयार होंगे या उनके पास इसके लिए फंड्स होंगे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस बिल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ काम के दिन बढ़ाने का वादा है, दूसरी तरफ राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया गया है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये राज्यों के अधिकारों और उनकी वित्तीय स्वायत्ता को कम करने का एक तरीका है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मनरेगा में बदलाव का सीधा असर देश के गांव पर पड़ेगा। लेकिन सरकार की नज़र सिर्फ गांव पर ही नहीं, बल्कि देश के ऊर्जा भविष्य पर भी है। और वहां भी विकसित भारत के नाम पर एक बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है, परमाणु ऊर्जा के जरिए। हाँ, अगला बड़ा बिल है शांति बिल 2025। इसका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। भारत की मौजूदा 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना। और इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल रही है। 100 गीगावाट, ये तो एक बहुत बड़ा लीप है। लेकिन निजी क्षेत्र को लाने के साथ सुरक्षा और जवाबदेही के भी तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, और यहीं पर इस बिल का एक प्रावधान चिंता पैदा करता है। बिल में प्रस्ताव है कि किसी गंभीर उल्लंघन की स्थिति में भी ऑपरेटर पर अधिकतम जुर्माना सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगा। सिर्फ 1 करोड़? परमाणु ऊर्जा जैसे हाई रिस्क सेक्टर में ये तो कुछ भी नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना से भी हमने कुछ नहीं सीखा। क्या ये निजी कंपनियों को एक तरह से खुली छूट नहीं दे रहा? ये चिंता का विषय जरूर है। सरकार का तर्क हो सकता है कि वो निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को आसान बना रही है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा और कॉर्पोरेट जवाबदेही के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और केंद्र के इस बढ़ते नियंत्रण और विकसित भारत की छाप का तीसरा बड़ा उदाहरण हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल यानी VBSA बिल के जरिए। हाँ, ये बिल तो काफी विवादों में है। इसे अब एक संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भी भेजा जा रहा है। यह UGC, AICTE जैसे सभी मौजूदा निकायों की जगह लेना चाहता है। तो विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि ये बिल सारी शक्तियां कार्यकारी पालिका यानी सरकार के हाथ में दे देगा, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसे संघवाद पर भी हमला बताया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। JPC को भेजना शायद इन गंभीर चिंताओं को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो एक तरफ हम केंद्र सरकार की ये टॉप डाउन विकसित भारत योजनाएं देख रहे हैं, लेकिन क्या देश में कोई और मॉडल भी है? हमारे सूत्रों में तमिलनाडु का भी जिक्र है, जिसने एक अलग रास्ता अपनाया है। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प तुलना है। तमिलनाडु ने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ा है। उन्होंने उच्च विकास दर भी हासिल की और गरीबी को भी कम किया है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है जो राज्यों की भूमिका और समावेशी विकास पर जोर देता है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या एक राष्ट्र, एक नीति का केंद्रीकृत मॉडल बेहतर है या वे राज्यों को अपने हिसाब से विकास के मॉडल बनाने की आज़ादी देना। ये जो केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव हम इन बिलों में देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की एक सलाह से एक नया संवैधानिक आयाम मिल गया है जी, खासकर राज्यपाल की शक्तियों को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, ताकि वे अनिश्चित काल तक बिलों को रोक कर न बैठें। हाँ, ताकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में काम न रुके। लेकिन अब कोर्ट ने अपना ही रुख बदल लिया है। बिल्कुल। अब एक स्पेशल रेफरेंस में कोर्ट ने कहा है कि संविधान में ऐसी कोई न्यायिक रूप से थोपी गई समय सीमा का आधार नहीं है। अदालत ने विवेकाधीन शक्तियों के लचीलेपन यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। विवेकाधीन शक्तियों के लचीलेपन ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतिगत पंगुता की स्थिति पैदा कर सकता है और उनकी विधायी स्वायत्ता को कमजोर कर सकता है। ये भारतीय संघवाद के लिए एक बहुत बड़ा पल है और इसके असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे। ये तो हुई केंद्र और राज्य के बीच की कानूनी और नीतिगत लड़ाई। जमीन पर राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है, इसका एक छोटा सा इशारा केरल के स्थानीय निकाय चुनावों से मिल रहा है। हाँ, ये नतीजे काफी दिलचस्प हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बढ़त मिली है, जबकि 10 साल से सत्ता में रहे सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। और बीजेपी ने भी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लेफ्ट को हटाकर जीत हासिल की है। इन नतीजों के पीछे मध्य और उत्तरी जिलों में लेफ्ट विरोधी वोटों का एकीकरण एक बड़ा कारण माना जा रहा है। खासकर कैथोलिक, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के वोट यूडीएफ के पक्ष में एकजुट हुए। ऐसा लगता है कि एलडीएफ का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ अभियान उल्टा पड़ गया और इसने इन समुदायों को यूडीएफ की तरफ धकेल दिया। ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है। चलिए अब राजनीति और पॉलिसी की इस भारी भरकम दुनिया से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, जहां से कुछ अच्छी खबर है। 2 भारतीय भौतिकविदों आईआईटी मद्रास की तित्स चंदा और बेंगलुरु के स्थिति भी रॉय को 2025 का प्रतिष्ठित आईसीटीपी पुरस्कार मिला है। और उन्हें ये पुरस्कार क्वांटम मैनी बॉडी सिस्टम्स के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए मिला है। क्वांटम मैनी बॉडी सिस्टम्स, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्टेडियम में हजारों लोग मिलकर एक मैक्सिकन वेव बना रहे हों। किसी एक इंसान के हाथ उठाने को समझना आसान है, लेकिन हजारों लोगों के बर्ताव से वो खूबसूरत लहर कैसे बनती है, ये समझना एक मैनी बॉडी प्रॉब्लम है। ये वैज्ञानिक क्वांटम लेवल पर यानी परमाणुओं से भी छोटे स्तर पर कणों के इसी सामूहिक बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये काम भविष्य के सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर और बेहद संवेदनशील सेंसर्स बनाने के लिए नींव का पत्थर है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण था। अब स्वास्थ्य के मोर्चे पर चलते हैं, जहां से एक चिंताजनक खबर आ रही है। मलेरिया की सबसे कारगर दवा आर्टिमिसिनिन का असर अफ्रीका में कम हो रहा है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कुछ साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। मलेरिया परजीवी के कैल्च 13 जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जिससे दवा उस पर बेअसर होती जा रही है। लेकिन अफ्रीका में स्थिति ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक क्यों? क्योंकि एशिया में ये दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन एक जगह से फैला था, लेकिन अफ्रीका में ये म्यूटेशन रवांडा, युगांडा, तंजानिया जैसे कई देशों में स्वतंत्र रूप से अपने आप पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि समस्या एक जगह से नहीं फैल रही, बल्कि कई जगहों पर एक साथ उभर रही है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। ऊपर से कोविड-19 महामारी के कारण सैंपल कलेक्शन में आई कमी ने इस पर नजर रखना और भी मुश्किल बना दिया है। और अंत में सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल, क्या भारत को अपनी जैव सुरक्षा यानी बायोसिक्योरिटी उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है? बिल्कुल। पहले यह समझना जरूरी है कि जैव सुरक्षा और जैव संरक्षण में क्या अंतर है। बायोसेफ्टी का मतलब है प्रयोगशाला से वायरस या बैक्टीरिया जैसे जैविक एजेंटों के आकस्मिक रिसाव को रोकना, लेकिन बायोसिक्योरिटी का मतलब है इन जैविक एजेंटों के जानबूझकर किए गए दुरुपयोग यानी एक जैविक हमले को रोकना। तो भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत अपनी बड़ी आबादी, कृषि पर निर्भरता और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसे जैविक जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 195 देशों में 66वें स्थान पर है, जो बताता है कि हमारी तैयारी में अभी भी काफी कमी है। हमारे पास कानून तो हैं, लेकिन वो अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों में बटे हुए हैं। हमें एकीकृत राष्ट्रीय जैव सुरक्षा ढांचे की तत्काल आवश्यकता है, जो इन सभी को एक साथ लाए। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत ही विरोधाभासी है। एक तरफ व्यापार घाटे में कमी और बढ़ती महिला श्रम भागीदारी जैसे आर्थिक संकेतक हैं, जो एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ विकसित भारत की एक बड़े विजन के तहत ग्रामीण रोजगार, परमाणु ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े केंद्रीकृत और दूरगामी बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन यही बदलाव संघवाद, संस्थागत स्वायत्ता और राज्यों की वित्तीय सेहत पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा राय इस केंद्र राज्य के तनाव को और बढ़ा सकती है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने आज 2 अलग-अलग रास्ते देखे। एक, विकसित भारत का केंद्रीकृत विजन जो एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है, और दूसरा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपना समावेशी मॉडल जो एक बॉटम अप अप्रोच है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2047 तक पहुंचने का सबसे कारगर रास्ता कौन सा है?
क्या एक राष्ट्रीय दृष्टि को लागू करने के लिए राज्यों की स्वायत्तता को कम करना जरूरी है, या असली तरक्की तब होगी जब राज्यों को अपने हिसाब से सफल होने और नए मॉडल बनाने की आज़ादी दी जाएगी? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये संतुलन ही शायद आने वाले दशक का सबसे बड़ा सवाल होगा। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।